आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आज बुधवार का दिन, पॉलिटिकल खबरों की बाढ़ है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में जबरदस्त हलचल है। सोनिया गांधी ने एक डिनर पर तमाम साथी नेताओं को बुलाया है और उसमें एक ऐसे नेता भी हैं जिनका आना या न आना दोनों खबर बनेगी। बीजेपी के कैंप में 2024 को लेकर के मंथन आज हो रहा है। पार्टी प्रेसिडेंट जो है उन सीटों पर खास तौर पर फोकस करने जा रहे हैं जहां पार्टी 2019 में नंबर 2 पर रही थी या फिर बड़े कम मार्जिन के साथ जीती थी। बहरहाल हम इन सारे मुद्दों को बताएं, आपके सामने रखें किन किन पर चर्चा हो रही है। पहले आज के हमारे मेहमानों से आपका परिचय। रोज की तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत एक बार फिर आपका कहानी कुर्सी के आज के इस एपिसोड में। विनोद अग्निहोत्री जी रोज की तरह आपके साथ अपने विचार रखेंगे। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका भी एक बार फिर। और आज एक नए मेहमान हमारे साथ हैं जिनके किए सर्वे, जो आंकड़ों की दुनिया में रहते हैं, वो आंकड़े आप गाए बगाए देखते रहते हैं, उनके कमेंट सुनते रहते हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में। बहुत शुक्रिया सर, आज आप ज्वाइन किया आपने हमारे साथ। तो जल्दी से हम पहले आपको बता दें वो 4 बड़ी टॉपिक्स, मुद्दे कौन से हैं जिनके बीच में हम बहुत सारी कहानियों की बात करते हैं, बहुत सारी खबरों को लेते हैं, टटोलते हैं। देश की पॉलिटिकल नब्ज इस वक्त क्या कह रही है। तो पहली, आज जैसा हमने आपको बताया, बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में आज बड़ी हलचल है, बैठक होगी। उसके बीच में आज हम कुछ डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ इस पर बात करेंगे। और संजय जी आज हैं तो उनके ज्ञान का लाभ आपको मिलेगा इसमें। क्या बीजेपी का ग्राफ सिकुड़ता जा रहा है आंकड़ों की दृष्टि से? बीजेपी का देश में जितना फुटप्रिंट है, क्या आप उसकी तुलना 2018-19 से आज तक करें तो वो निरंतर कम होता जा रहा है। इस पर हमारी बात होगी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी के अंदर कहीं कोई कांग्रेस वाली बीमारी तो नहीं आई है? इसकी आज चर्चा होगी। दूसरा, हरीश साल्वे देश के टॉप लॉयर, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा कि हमसे अंग्रेज बड़े परेशान हैं। अंग्रेज जब भी मोदी जी के सामने बैठते हैं तो मोदी जी सबसे पहले पूछते हैं नीरव मोदी कहां है, विजय माल्या कहां है। और वहीं से फिर आज आपको एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ डेटा दिखाएंगे कि देश के अंदर ये जो जितने बैड लोन्स थे, जो एनपीए हो जाते हैं, उसी में ये विजय माल्या और नीरव मोदी सब शामिल हैं। उन बैंकों का इन दिनों क्या हाल है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो वाकई में जिसकी तारीफ की जानी चाहिए? बात होगी। तीसरा, नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं 2 दिन के बाद और इस बात को लेकर बड़ी चर्चा देश के अंदर है कि भारत इतने हथियार क्यों खरीद रहा है, मोदी जी इतने हथियार क्यों खरीद रहे हैं। हमने राफेल विमान खरीदे थे, उसके बाद हम फिर राफेल विमान खरीद रहे हैं, इस बार नौसेना के लिए खरीद रहे हैं, आप 2 पनडुब्बी और खरीद रहे हैं। तो इसको लेकर के बड़ी चर्चा। और भारत में हथियार खरीद में, हथियार सौदों में की जो परिपाटी है उसमें क्या बदलाव आया कुछ वर्षों में, इस पर बात होगी। और तीसरा, असदुद्दीन ओवैसी का एक ताजा भाषण हम आपको सुनाएंगे। अभी तक तो वो मुसलमानों के बारे में बात करते थे, बताते थे कि भाई मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये यूसीसी का सारा शगुफा मोदी सरकार लेकर के आई है। लेकिन इस बार वो मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। वो इस बार हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि आपके लिए कैसे खतरनाक है यूसीसी, आपको खड़े होना चाहिए। देश के 80% आबादी के लिए यूसीसी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस पर हमारी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जरा दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात। आपको बता दें कि 19 जुलाई को बेंगलोर में जो विपक्षी दलों की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, इस बार कांग्रेस के न्योते पर, इसमें 24 पार्टियां शिरकत करेंगी। और इससे पहले एक डिनर जो है वो 17 तारीख को आयोजित हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है। और मैंने पता किया कि क्या वो उसमें जाएंगे, तो जवाब यह आया है कि अभी भी उनकी शर्त वही है। ऑर्डिनेंस के मामले पर, दिल्ली के अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस पार्टी तब तक 17 तारीख तक अगर खुलकर उन्हें कोई जवाब दे देती है तो वो हाँ करेंगे या ना करेंगे तब तक, वरना वो खामोशी रहेंगे, तब तक वो कोई जवाब नहीं देंगे। तो उनके स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया और इसकी बहुत उम्मीद है कि तब तक कांग्रेस पार्टी पत्ते खोलेगी नहीं और अरविंद केजरीवाल बेंगलोर जाएंगे नहीं। एक खास बात यह है कि इस डिनर में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। अब यह देखना होगा कि सोनिया गांधी की भी न्योते को वो ठुकराते हैं या नहीं ठुकराते हैं। और दूसरी बड़ी खबर जो थी वो ये कि दिल्ली में आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इस वक्त 1 बज रहा है तो अभी भी उनकी बैठक वो जारी होगी, जिसमें उन्होंने उन लोकसभा सीटों पर खास तौर पर बैठक बुलाई है जहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर रही थी, या अगर जीती भी थी तो बहुत कम मार्जिन के साथ वो सीट निकाल पाई थी। और उन सीटों का जिम्मा जिनको दिया गया है उनके साथ आज उनकी एक विशेष बैठक जो है वो चल रही है। तो 2019 के लिहाज से बीजेपी की ये मीटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और इस मीटिंग से क्या निकल करके आ रहा है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा कुछ डेटा आपके सामने हम रखना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि क्या बीजेपी का ग्राफ थोड़ा सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है
क्या बीजेपी का फुटप्रिंट कम हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ आंकड़ों से समझते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं आज की। आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी की ताकत क्या थी। 2019 में जब बीजेपी इलेक्शन में गई, उस वक्त तक देश की लगभग 70% आबादी पर कहीं ना कहीं बीजेपी का सीएम, बीजेपी का डिप्टी सीएम या बीजेपी के सहयोगी दल, वहां के वो लोग जो है शासन करते थे। ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 76% था। 21 राज्यों में बीजेपी या एलाइज की सरकार थी। आज 2024 के चुनाव से चंद महीने पहले ये 70% आबादी से घट करके 44% आबादी पर बीजेपी का शासन रह गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 44% क्षेत्रफल पर 76% से बीजेपी आ चुकी है। राज्य में 21 राज्यों से 16 राज्य, और इसमें डायरेक्टली अगर केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो तो वो केवल 12 राज्य हैं देश के अंदर। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार का, बीजेपी का देश के अंदर प्रभाव जो है वो लगातार घट रहा है, और विपक्षी नेताओं का जो ग्राफ है वो आगे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इस पर एक कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं आगे के जो डेटा है और जो सीएसडीएस नहीं करे संजय जी की संस्था ने, उस पर बात करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो ये जो 2018-19 की और आज की हम तुलना करते हैं, क्या ये रेलेवेंट है कि हम ये देखें कि भाई कितने राज्यों में थी, आज कितने राज्यों में है, पहले कितनी आबादी पर थी, आज कितनी आबादी पर है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर साल न जाने कितने चुनाव होते हैं। रेलेवेंट है इस सेंस में, आपने बताया अगर हम इलेक्टर्स या पॉपुलेशन के आधार पर देखें, निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है बीजेपी का शासन जितने राज्यों में था, और हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में जितने राज्यों में शासन था उससे अब वो कम हो गया है। लेकिन अगर इसी आंकड़े को आप लोकसभा के हिसाब से देखें, इन्हीं राज्यों में विधानसभा के में अगर वोट शेयर को देखें, जो भी आप 44% पॉपुलेशन पर जो उनका राज है अभी, अगर विधानसभा के चुनाव को देखें तो उनका वोट, अगर वो आप जहां कांग्रेस का राज है या जहां रीजनल पार्टी की का शासन है, उस सबके वोट लगभग 40% के आसपास हैं। 40-41 बीजेपी के पास है तो 42% रीजनल पार्टियों के पास है, और कांग्रेस भी 40% वोट लेके अपने राज्यों में जहां जहां उनका शासन है। लेकिन अगर इसी इलाके में लोकसभा को देखें और तब देखें बीजेपी का दबदबा अभी कैसे बना हुआ है, इन्हीं इलाकों में जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें बीजेपी ने बहुत जबरदस्त जीत हासिल की हुई है। वोट के नजरिए से देखें तो यहां पर बीजेपी को लगभग 53% वोट हैं, और कांग्रेस से तुलना करें तो कांग्रेस जहां शासन कर रही है 13% पॉपुलेशन पर लगभग अभी कांग्रेस का शासन है, वहां पर कांग्रेस का वोट 30% है लोकसभा में। तो रेलेवेंट है और नहीं भी है। रेलेवेंट इस सेंस में है, हाँ, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देख रहे हैं और असेंबली के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो सिकुड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर लोकसभा के नजरिए से देखें तो साफ दिखाई पड़ता है दबदबा अभी भी बना हुआ है। भला आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का नाम आते ही वोट परसेंटेज में 12-13% का अंतर आ जाता है। वो कॉजल इफेक्ट है कि क्यों लोकसभा में अभी भी इतना दबदबा है। विधानसभा के चुनाव में उन्हीं राज्यों में 41% वोट, उन्हीं राज्यों में लोकसभा के जो चुनाव हुए 2019 का, उसमें 52% वोट। फैक्टर क्या है? फैक्टर बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपनी जो पकड़ है पार्टी पर और जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसके कारण जनता उनको वोट दे रही है लोकसभा चुनाव में। ये और ये आपने जो अभी डेटा दिया, इसमें लोकसभा में जब हम बात करते हैं तो गैप बढ़ा हुआ दिखाई देता है कांग्रेस और बीजेपी का, खास तौर पर 30 और 53 के करीब। अब देखिए, इसी आंकड़े को दूसरे नजरिए से जब बताऊं, जिन राज्यों में 13% जो पॉपुलेशन है जिस पर कांग्रेस का शासन है अभी, विधानसभा के नजरिए से देखें तो उनमें सिर्फ लोकसभा की 3 सीटें उन्होंने जीती हैं और 68 सीटें लगभग हैं उसमें। और अगर बीजेपी को देखें तो जहां बीजेपी जिन राज्यों में शासन कर रही है लगभग 168-170 सीटें हैं, कुछ सीटों को छोड़कर लगभग सारी सीटें बीजेपी ने जीती। मतलब स्टेट्स में, राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है अलग अलग, उसकी अपील कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जाती दिखाई दे रही है क्योंकि ग्राफ कम हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी भी कमोबेश वहीं पर है भाजपा जहां 19 में थी। हाँ, मुझे लगता है ये आंकड़े जो है, कहानी जिसका मैंने जिक्र किया, ये बहुत कहानी साफ बता रहे हैं। लोकसभा में अगर किसी पार्टी का इतना वर्चस्व है जितना वो विधानसभा के चुनाव में नहीं है, तो हमें ये देखना चाहिए कि लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विधानसभा के चुनाव में स्टेट लीडरशिप होती है। तो दोनों में बहुत फर्क दिखाई पड़ता है। लोगों की पसंद अभी भी बीजेपी अगर लोकसभा के नजरिए से देखें तो बिल्कुल बरकरार है। विधानसभा के चुनाव में लोगों में अब दुविधा होने लगी है और वो दूसरी पार्टियों की ओर उन्होंने देखना शुरू किया। हाल के अगर आप कर्नाटक के चुनाव देखें और हिमाचल के चुनाव देखें, स्पष्ट दिखाई पड़ता है लोगों ने कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर चुना।
जी विनोद जी, अब वो और जो डेटा थोड़ी देर आपने 2 महीने पहले एक सर्वे किया था, उसमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे, उस पर हम बाद में जाए। पहले ये राज्यों वाली अगर बीजेपी की कोई समस्या है तो इस पर बात करनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भाई कर्नाटक के बाद खास तौर पर बयार बह चुकी है, वो तो हिमाचल से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं हर बार इफ एंड बट्स होते हैं। कई राज्यों की परिपाटी होती है 5 साल में सत्ता बदलने की, और बीजेपी ये कहती है हमने ऐसे राज्य दोहराए हैं जो आज तक नहीं दोहराए गए इतिहास में, 30-30 40 साल हो गए, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो क्या आपके हिसाब से ट्रेंड क्या है? मैं विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ। नहीं, विधानसभाओं में निश्चित रूप से जैसे संजय जी ने कहा, ट्रेंड वही है। एक उत्तर प्रदेश को अपवाद मान लीजिए आप, तो उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय लीडरशिप है ना योगी जी की, वो मजबूत है, और उसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिला भारतीय जनता पार्टी को, योगी मोदी कॉम्बो को, कि दोबारा पार्टी लौट के आई। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल, इन राज्यों में जो चुनाव हुए 2018 में और उसके बाद, तो निश्चित रूप से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, अगर मोदी जी का चेहरा नहीं होता तो और बुरी हार होती बीजेपी की। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर उसको 16-17 सीटें आई, तो अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद 7 सीट आती। कर्नाटक में अगर उसकी 65 सीटें हैं, तो अगर मोदी जी का चेहरा नहीं होता तो शायद 40 के आसपास बीजेपी सिमट जाती। हिमाचल में 15 से आगे नहीं बढ़ पाती अगर मोदी जी नहीं होते। तो जो इज्जत बची हुई है विधानसभा चुनाव में, वो नरेंद्र मोदी ने बचाई है बीजेपी की। स्थानीय लीडरशिप का ये हाल है, ये समस्या बीजेपी के साथ है केंद्र में। लेकिन यही स्थानीय लीडरशिप तो आपको चुनाव जितवा भी रही थी ना। मतलब छत्तीसगढ़ की बात कर लें, रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। अब देखिए, ये रमन सिंह जी का योगदान निश्चित रूप से है जिताने में, लेकिन एक चुनाव, उसके बाद तो मोदी जी आ गए ना मैदान में। 2014 से तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी का प्रभाव भी उसमें। और 2014 में तो नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव भी जितवाए। आप देखिए 2014 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें बीजेपी अप्रत्याशित रूप से कामयाब रही, तो वो भी मोदी इफेक्ट था। तो रमन सिंह का चुनाव ठीक है, पहला चुनाव तो बीजेपी जीती, उसमें तो रमन सिंह नहीं थे, वो तो बाद में मुख्यमंत्री उदाहरण के तौर पर भी नहीं थे। दूसरा चुनाव उन्होंने जिताया चाउर वाले बाबा ने। लेकिन एक समय के बाद फटीक फैक्टर आ जाता है, और अगर स्थानीय नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होता है तो एक जो बाकी नेता होते हैं उनको लगता है कि यार सत्ता इनके नाम ही लिख गई है, तो हम काहे के लिए मेहनत। क्या उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाई है बीजेपी, अपनी स्टेट लीडरशिप की प्रॉब्लम को? मुझे लगता है कि यूपी को छोड़ करके बाकी जगह नहीं एड्रेस कर पाई है। अब देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम इफ एंड बट है, लेकिन नया नेतृत्व नहीं विकसित हो पाया। छत्तीसगढ़ में आज स्थिति यह है, बीजेपी नेतृत्व शून्यता से जूझ रही है। रमन सिंह के बाद पूरे 5 साल लगभग पूरे हो जाएंगे दिसंबर में, लेकिन कोई नया नेता नहीं पैदा हुआ वहां पर जो भूपेश बघेल के सामने खड़ा हो। राजस्थान में बार बार यही होता है, वसुंधरा आएंगी तब बीजेपी का कल्याण हो सकता है, वसुंधरा को नहीं लाया गया तो आज भी वसुंधरा पर आश्रित है। कर्नाटक में आपने देख ही लिया, येदियुरप्पा को किनारे करने का नुकसान हुआ। तो ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने है। उत्तराखंड की आप बात करें, उत्तराखंड में निश्चित रूप से बीजेपी चुनाव दोबारा जीती, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही हार गए चुनाव अपना। तो मुख्यमंत्री के नाम से नहीं जीती, वो जीत बिल्कुल पार्टी की जीत है, पार्टी की और मोदी जी की। मैं बार बार कहता हूं, अगर आज की तारीख में जो बीजेपी कहीं जीत रही है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत रही है, और पार्टी का और संघ का जो अपना तंत्र है उसके नाम पर जीत रही है। 2 प्रश्न है हर्षवर्धन जी। क्या बीजेपी के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी क्राइसिस है कि आप जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से एक समस्या जो शुरू हुई वो लगातार बीमारी की ओर बढ़ती जा रही है? एक बात। और दूसरा, जिसको विपक्षी अब कहने लगे हैं, ये मानते हुए कि नरेंद्र मोदी एक फैक्टर है, लेकिन उस फैक्टर का प्रभाव जो है उसका भी तो कोई डिमिनिशिंग रिटर्न का फैक्टर होता होगा ना, वो भी धीरे धीरे क्या कम हो रहा है? नहीं, देखिए ये बड़ा स्वाभाविक सा है, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन चूंकि जिसको हम कहते हैं ना कि बटखरा बड़ा भारी है दूसरे तरफ से, तो चूंकि इतना भारी है कि अभी उसको हटते हटते या कहें कि उसको कमजोर होते, पलड़ा दूसरे तरफ झुकते वो वक्त लगता दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि 2024 तक तो वो वक्त आता नहीं दिख रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, ज्यादातर विश्लेषक भी मानते हैं। लेकिन 2-3 बातें छोटी छोटी, जैसे हम लोग एक जनरल चर्चा में कहते हैं कि स्टेट लीडरशिप तो कुछ विकसित ही नहीं हुई, नरेंद्र मोदी हैं। योगी जी को अपवाद कह दिया जाता है, क्योंकि योगी जी बड़े असर्टिव हैं, योगी जी देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में भले शिवराज सिंह चौहान को आप कह रहे हैं कि वो खत्म हो गए, लेकिन आज भी वो दूसरों के मुकाबले खड़े हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये सहमति बन जाएगी कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, उनको भी मान लेना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व को ये तैयार कर भी देना चाहिए। लेकिन अगर नेतृत्व तैयार होने की बात करें तो क्या देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप के बड़े नेता तैयार नहीं हुए? क्या प्रमोद सावंत
गोवा में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप के बड़े नेता बनकर तैयार नहीं हुए? क्या मनोहर लाल खट्टर, मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, बड़ी मुश्किल होती थी उसे, क्या मनोहर लाल खट्टर स्टेट लीडरशिप में इतने बड़े नेता बनकर तैयार नहीं हुए? ये हुड्डा चौटाला इन सब के बीच में भी क्या, अगर हम उधर के पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा वो बड़े लीडर बनकर तैयार नहीं हुए? और अगर हम उसको यूं भी देखें तो बिप्लब देव एक लीडरशिप के तौर पर तैयार हुए, फिर आपने दूसरे नेता को सौंप दिया। उत्तराखंड में आप भले कहें कि पुष्कर सिंह धामी हार गए, लेकिन धामी के नेतृत्व में ही चुनाव जीते। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा महत्वपूर्ण है, उन्हीं का सबसे बड़ा वजन है। लेकिन ये जो छोटे छोटे वजन जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी जोड़ पाई, लेकिन कहां नहीं जोड़ पाई? राजस्थान में नहीं जोड़ पाई। कहां नहीं जोड़ पाई? छत्तीसगढ़ में नहीं जोड़ पाई। कहां नहीं जोड़ पाई? दिल्ली में जहां बैठे हैं वहां नहीं जोड़ पाई। और ये आपको साफ साफ दिखता है। लेकिन जब हम राज्यों की बात करते हैं तो लगभग भारतीय जनता पार्टी उससे अभी भी ऊपर है जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे। हमको तुलना वहां से करनी चाहिए। हम तुलना दरअसल पीक से करते हैं और कहते हैं कि यहां से इतना नीचे आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस जगह से वहां पीक तक लेकर गए थे उसको हम भूल चुके हैं, हमें ध्यान में ही नहीं है। नहीं वो पैराबोला है ना, लेकिन ऊपर गया तो नीचे भी आया, लेकिन वो भी जाकर रुक गया है। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं 2018 में तीनों राज्य नहीं थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कोई था ही नहीं भाजपा के पास। अब भाजपा की असली चुनौती एक राज्य है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नतीजे होंगे उस पर हम कोई न कोई आंकड़ा, कोई विश्लेषण बात कर लेंगे। लेकिन अगर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई तो फिर बात नहीं होगी। और जो एक बात बहुत अच्छी संजय जी ने कही, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं, और मैंने तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उसको मैं बता सकता हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ से, 10% वोट मोदी हर जगह खड़े होते और बढ़ जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा में ठीक है, लोकसभा में तो चुनाव तो अभी लोकसभा का ही होना है, तय तो मोदी लोकसभा से होने हैं। और ये जो कहा जा रहा है, और जो अभी उन्होंने 168 सीटों की बात की कि राज्य में बढ़िया से एकदम दूसरे दल की सरकार, जैसे ही लोकसभा आती पूरी की पूरी सीटें चली जाती हैं मोदी के पास। तो मुझे लगता है मोदी फैक्टर में दिक्कत नहीं है, स्टेट लीडरशिप की कहीं कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन एक सवाल जो आपने दूसरा पूछा था, जिसको मैं आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी की सीरियस प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन लगभग पंगु है। आप किसी भी ताकतवर नेता के पीछे पार्टी चला सकते हैं, कार्यक्रम खूब कर सकते हैं। इतने कार्यक्रम भाजपा में हो रहे हैं कि वो एकदम हरि अनंत, हरि कथा अनंता टाइप है कि पता ही नहीं चलता कब खत्म होगा, कब शुरू होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहां है? कोई चुनाव के लिए गया, कोई पार्टी में गया, कोई मंत्री पद पर रहा, जिसको आपने प्रभारी बनाया, तो क्यों नहीं होगा? जिसको आपने प्रभारी बनाया, आप चुनाव हारे, उसके बाद आप उस व्यक्ति को दूसरे राज्य का प्रभारी बना देते हैं। चलिए ठीक है, आप राज्य की विशेष परिस्थितियां भी होती हैं, लेकिन कहीं उनसे भी तो पूछा जाता होगा कि भाई आपका भी आपने क्या किया था। निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। और कांग्रेस, इसी में जो कांग्रेस का पतन हुआ वो यही कारण था कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नामधारी नेता चुनाव हरवा देते थे, उसके बाद उनकी तरक्की हो जाती थी या दूसरा बड़ा राज्य दे दिया जाता था। सबसे बड़ा उदाहरण तो गुलाम नबी आजाद साहब है, कांग्रेस में रहे, जिस राज्य के प्रभारी रहे वही राज्य निपट गया, लेकिन वो बढ़ते रहे। और वो इसको बड़ा गर्व से कहते हैं, मैं तो इतने राज्यों का प्रभारी रहा। तो वही बीजेपी में समस्या आ रही है कि जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी की समस्या है कि अब जो राज्य बीजेपी हारती है वहां के प्रभारी को मान लीजिए आपने या तो हटाया नहीं, या हटाया दूसरा राज्य दे दिया, ये एक समस्या है। एक बात मैं जरूर कहूंगा हर्षवर्धन जी से थोड़ा सहमत होते हुए, देखिए स्टेट लीडरशिप का मतलब होता है कि अगर विपरीत परिस्थितियां हों तब भी वो खड़ा रहे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कांग्रेस के पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। राहुल, जब 2018 में चुनाव हुए, राहुल गांधी की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी उस तरह से, लेकिन उसके बावजूद भूपेश बघेल जिता के लाए कांग्रेस को, अशोक गहलोत जिता के लाए कांग्रेस को। ये स्टेट लीडरशिप होती है। मोदी जी के छत्र छाया में अब मान लीजिए अगर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड जीत जाती है बीजेपी, या अगर कोई और राज्य जीत जाती है, गोवा जीत जाती है, तो उसमें स्टेट लीडरशिप का मतलब नहीं है। स्टेट लीडरशिप की परीक्षा तभी होती है जब केंद्र में आपकी विपरीत परिस्थिति हो, फिर भी आप पार्टी को खड़ा रखें। ये है स्टेट लीडरशिप। विनोद जी कह रहे हैं पहले केंद्र कमजोर हो जाए तब स्टेट। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाला ठीक नहीं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं केंद्र कमजोर हो जाए, मैं कह रहा हूं कि उसकी परीक्षा तभी होती है जैसे, और उसके रहते अगर हार, जैसे कर्नाटक में हार गए ना मोदी जी के रहते हुए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हारे, तो क्यों हारे? क्योंकि एक मोदी जी जो है उनको आप कितना, कहते हैं हमारे यहाँ जैसे गांव देहात में कि भाई कितना आप उनको आगे झोंक देंगे, जब तक नीचे का सपोर्ट नहीं होगा तभी तो चीजें। वो तो संजय जी ने बड़ा साफ किया ना कि भाई लोग तो फर्क कर रहे हैं बड़ा क्लियरली कि मैं मुख्यमंत्री चुन रहा हूं या नरेंद्र मोदी को। उत्तर प्रदेश में फर्क लोगों ने कम किया, सीटें कम हुई बीजेपी की, लेकिन सरकार बनी और वो 32 साल का रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ साथ
योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी थी वो दोनों क्लब कर गई और उसका फायदा बीजेपी को मिला। एक बार जरा, जो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं संजय जी की ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के, हालांकि वो कुछ हफ्ते पुराने हैं, लेकिन आपको एक सेंस मिलेगी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि विधानसभा में लोकसभा का अंतर जो है वो क्या कह रहा है, और नरेंद्र मोदी की अपील जो है अपनी जगह पर, जब वो अपने नाम पर वोट मांगते हैं तो उसका क्या असर होता है। वो एक बार अगर वो हम लोग ग्राफिक दिखा सकें दर्शकों को कि नरेंद्र मोदी और बाकियों में अभी देश के अंदर नेशनल लीडरशिप के विकल्प के तौर पर कितना अंतर है। इसमें आप देखिए, ये मध्य प्रदेश का डेटा आ गया। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय डेटा की, जो हमने शुरुआत में दिखाया था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस वक्त कितने लोगों की सहमति है देश के अंदर, और उनके सामने आप राहुल गांधी को खड़ा करें, अरविंद केजरीवाल को खड़ा करें, बाकी लोगों को खड़ा करें, तो वो कहां पर जाकर के ठहरते हैं। और इसमें आपको यह भी जवाब मिलेगा कि लोगों को उम्मीद अगर ये दिखती है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन दे सकता है, तो उसमें कौन सबसे आगे जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। जी हां, इससे आगे बढ़ते हुए इसका अगला ग्राफिक अगर हम ले पाए, राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपके सामने है कि मोदी को चुनौती कौन देगा। इसमें आप देखिए, तो पहले तो एक बात इससे ये स्पष्ट हो जाती है कि नंबर 1 पर मोदी खड़े हुए हैं। सवाल यह है सामने कौन। उसमें राहुल गांधी एक क्लियर कट चॉइस है। 34% लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई टक्कर देने वाला व्यक्ति देश में है तो वो राहुल गांधी है। अब ये विपक्षी एकता में के नाम पर बहुत खुलकर कांग्रेस कुछ ना कह पा रही हो, अलग बात है। राहुल गांधी खुद ये कहते हो कि हम ये बाद में तय करेंगे कौन लीड करेगा, लेकिन लोगों के मन में ये बात साफ है कि राहुल गांधी ही वो नेता है। अरविंद केजरीवाल, उनकी महत्वाकांक्षा जो भी हो, लेकिन लोगों की नजर में उनका ग्राफ अभी वहां नहीं पहुंचा है। जहां राहुल गांधी है उसके करीब भी वो नहीं है, 11% पर वो है। अखिलेश यादव 5%, ममता बनर्जी उनसे भी कम 4%। बहुत से लोगों को लगता है कोई है ही नहीं टक्कर में, ऐसा बोलने वाले 9% लोग हैं। तो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये कॉन्टेस्ट लोगों के दिमाग में कम से कम बैठा हुआ है। संजय जी, ये कहना ठीक होगा? देखिए, कंटेस्ट अगर ये आप बात करें, जो जनता से पूछे कि कंटेस्ट कौन, तो आमतौर पे तो लगता है कंटेस्ट है ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये सवाल एक वैकल्पिक दूसरे तरह से पूछा गया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर इनमें से कौन दे सकता है। नाम नहीं पढ़े गए थे, प्रधानमंत्री को टक्कर कौन दे सकता है। उनमें से लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ही, और उसकी वजह बहुत साफ है। ऐसा नहीं कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी में सारी खूबियां हैं, लेकिन जनता जब ये बात करते, जब हम सर्वे में ये पूछते हैं, तो ये देखते हैं कि किस पार्टी की पकड़ ज्यादा है। और स्वाभाविक है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तुलना करें तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि आम आदमी पार्टी की तुलना में कांग्रेस का जो प्रभाव है देश भर में, भले ही उन्हें 19% वोट है, लेकिन देश भर में उनके वोटर्स हैं। तो उन वोटरों का जो है कुल जमा आपको दिखाई पड़ता है, और खास और कुछ पार्टी के और वोटर हैं, वो उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ही ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं। फर्क इसमें दिखाई पड़ा। ये मई के महीने में किया हुआ सर्वे था। ऐसा ही सवाल हम लोगों ने जनवरी के महीने में पूछा था, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी, और उस वक्त फर्क था बहुत साफ। उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लोग समझ रहे थे कि ये देश भर में एक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये फर्क हमें भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखाई पड़ा, और उसके बाद राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी, अब वो होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इमेज बिल्डअप हुई और उन्हें लगने लगा लोगों को कि हाँ, शायद यही नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इसमें एक चीज और है जी, राहुल गांधी की इमेज जैसी भी रही हो, लेकिन एक बात राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी रही है कि वो डे 1 से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार वो मुद्दे उठाते रहे हैं, और उसमें वो कभी पीछे नहीं हटे। बाकी दूसरे नेता जो है वो उस शिद्दत के साथ मुद्दे नहीं उठा रहे हैं जिस तरह राहुल गांधी ने उठाए। तो ये भी एक कारण होता है कि भाई सामने कौन, राहुल गांधी। वो चाहे कोविड का मसला हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे चाइना एग्रेशन हो, चाहे आपका जी क्या कहते हैं ये राफेल का मुद्दा रहा हो, जो भी रहा हो, सही गलत जो भी है, लेकिन जो जिस मुखरता के साथ राहुल गांधी उठाते रहे वो भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर होता है। ब्रेक लेना होगा। लेकिन हर्षवर्धन, ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है, ऐसा वर्सेस है जो बीजेपी कांग्रेस दोनों को सूट करता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये सूट करता है, और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी भला क्यों चाहेगी कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो कोई नेशनल पैन इंडिया कोई उनका पर्सपेक्टिव देखे, वो चाहेंगी ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी बात है। पार्टी का होना सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जब कोई नेशनल पर्सपेक्टिव में देखता है तो उसको लगता है कि भाई कौन होगा, तो 2 ही पार्टियां हैं, तीसरी कोई नेशनल पार्टी उस तरह के दर्जा मिलना अलग बात है। मुझे लगता है इसका लाभ भी राहुल गांधी को मिलता है, और ये सच है कि इधर तो कम से कम मोटा मोटा अगर 8-9 महीने के हैं तो राहुल गांधी कंसिस्टेंट हैं, एक स्थिरता दिख रही है, एक स्थायित्व दिख रहा है, उसका भी प्रभाव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।